Hello students and good morning to all of you. This is Bijit Singh and I am going to discuss with you income tax law and practices, the unit 4, and topic is the clubbing of provision or clubbing income, section 67, section 64. So all these things, and that means the other incomes which comes under the Income Tax Act and which are not covered under the four heads of the income: salary, income from salary, income from business and profession, income from profit and gains, and income capital gains and house property and other incomes. So some things are some which are remaining, and then all these provisions and clubbing them. So all these things are there. So I hope you understand. So then let's start. This is a lesson outline of that particular. So first of all, I discuss with you the clubbing of income. Second, transfer of income, section 60. Third is revocable transfer of assets, section 61. Income of spouse. Fifth is transfer for immediate or deferred benefits of son's wife, section 64(1). Section income of spouse or third person, section 64(1). So clubbing of income of minor child, section 64(a)(1). 1A, or income from the converted property, section 64(2), and recovery of taxes. So all these things I discuss with you. First, and after the discussion, you will be available to understand. So basically, this clubbing provision is that in addition to the general provision which are applicable for the computation of total income. ठीक है, तो जब भी हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करेंगे, टोटल इनकम को फाइंड आउट करेंगे, देयर इज स्पेशल प्रोविजन इन सेक्शन 60-64 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट व्हिच प्रोवाइड द इंक्लूजन ऑफ इनकम ऑफ अदर प्रोविजन इन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। तो जो भी सेक्शन से इन 60 to 64 जो क्लबिंग करनी है वो यहाँ पर आपकी क्लबिंग हो जाती है। तो स्पेशल प्रोविजन व्हिच कंटेन इन दीज सेक्शंस आर डिजाइन्ड टू counteract of various attempt of the individual for avoiding and reducing his liability to tax. सो बेसिकली ये जो प्रोविजंस हैं वो आपको अवॉइड करना है और रिड्यूसिंग हिज लायबिलिटीज को रिड्यूस करने के लिए जो है टैक्स की, तो दे आर ट्रांसफरिंग हिज एसेट एंड इनकम फ्रॉम अदर पर्सन्स व्हाइल एट द सेम टाइम रिटेनिंग सर्टेन पावर्स और इंटरेस्ट ओवर द प्रॉपर्टी और इट्स इनकम। दिस प्रोविजन में आल्सो बी टर्म्ड एज द क्लेमिंग ऑफ प्रोविजन। ठीक है, तो क्या है प्रोविजन? द रिटेनिंग ऑफ सर्टेन पावर्स एंड इंटरेस्ट ओवर द प्रॉपर्टी, जो भी जो आपके पावर्स एंड इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, so it incomes known as the provision may also be termed as the clubbing of provisions of income. So at the end of that particular session, you would be understand or when the clubbing is application or applicable or not. So first thing is clubbing income. Clubbing income is क्या होती है? तो basically normal a person which paid the tax in respect of income earned by him. तो हर एक व्यक्ति जो भी इनकम पे टैक्स पे करता है, दैट मीन्स जो भी इनकम वो अर्न करता है उस पर टैक्स पे करता है। हाउएवर इन सर्टेन केसेस इनकम ऑफ अदर पर्सन इज इंक्लूडेड। ठीक है, तो यानी कि क्लब्ड, इंक्लूडेड मीन्स क्लब्ड। कुछ और सर्टेन स्पेशल केसेस हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति के जिनको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ टैक्स पेयर, एंड इन सच केस ही विल बी लायबल टू पे टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम। तो जो भी इनकम उसको मिलेगी वो सब उसके लिए टैक्सेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो कुछ केसेस होंगे जिनको हम क्लब कर सकते हैं, कुछ केसेस जिनको हम क्लब नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें भी हम इसमें एज वेल एज ऑल इनकम्स ऑफ अदर पर्सन टू। तो सिचुएशन इन विच द इनकम ऑफ अदर पर्सन इज इंक्लूडेड, क्या सिचुएशन हो सकती है ऑफ द इनकम ऑफ एक्सपेक्ट्स इज कॉल्ड द क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है या ऐसी सिचुएशन जिन इनकम्स को हम अदर पर्सन के द्वारा दी गई इनकम हो सकती है, तो टैक्स पेयर को उनको क्लब करना है, तो इट इज नोन एज अ क्लबिंग ऑफ इनकम। लाइक इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इन क्लब्ड विद द इनकम ऑफ हिज हर और पेरेंट। ठीक है, हिज और हर पेरेंट, तो कोई भी बच्चा है उसकी इनकम है तो वो उसकी पेरेंट्स की इनकम में जुड़ सकती है। इनकम सेक्शन 60 to 64 कंटेन वेरियस प्रोविजन रिलेटिंग टू द क्लबिंग ऑफ इनकम। तो अलग अलग प्रोविजन है सेक्शन 60 to 64। Special provision contained in these sections are designed to counteract all the various attempts which individuals may make for avoiding of reducing his liability to tax by the transferring his assets and income from other person. So at the same time, अगर हम बात करें तो retaining of certain powers and interest over the property but income, the provisions are as
प्रोविजन से अलग अलग प्रोविजंस होंगे। द फर्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इनकम, सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं, सो द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इनकम सेक्शन 60 में ये आता है। तो इन सेक्शन 60 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 दैट प्रोवाइड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द क्लबिंग ऑफ इनकम वेयर ट्रांसफर ऑफ इनकम इज डन। ठीक है, जहां पर इनकम को ट्रांसफर किया जाता है, तो यह एक इनकम एक हैंड से दूसरे हैंड्स में जाता है विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट्स, बिना ट्रांसफर किए, असेट्स के बिना ट्रांसफर किए। वेयर अ पर्सन ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन, दैट मींस इनकम whether revocable or not, या तो रिवोकेबल होगी या नहीं है। तो फ्रॉम एन एसेट विदाउट ट्रांसफरिंग दैट एसेट द इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। अगर कोई भी एसेट है विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट की बात कर रहे हैं, तो द इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, तो उसको फिर टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफर के जो है ट्रांसफर है उसको उसमें जोड़ा जाएगा। तो ट्रांसफर इंक्लूड एनी सेटलमेंट, ट्रस्ट, कन्वेनेंट, covenant and agreement or arrangement. The transfer also includes a lease for inadequate consideration, and the income derived by the leasing from the leased property is included in income of the lessor also. तो जैसे कि इसमें कहा कि ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर, तो ट्रांसफर आल्सो इंक्लूड एनी लीज फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है, कोई भी लीज आप ले रहे हैं तो द इनकम डेराइव्ड बाय द लीज फ्रॉम द लीज टू प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड। तो प्रॉपर्टी से जो भी उसने पैसे कमाया लीज कर लिए है, तो जो भी उसको मिलेगा वो उसकी इनकम में जाएगा। तो दीज आर एप्लीकेबल इफ आर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। इफ टैक्स पेयर ओन एन एसेट, अगर टैक्स पेयर के पास ही वो एसेट है, ओनरशिप एसेट इज नॉट ट्रांसफर्ड बाय हिम। ये देखना पड़ेगा कि ओनरशिप एसेट जो है वो ट्रांसफर हुई कि नहीं है, वो जरूरी है या नहीं है। तो जरूरी नहीं है, लेकिन उसका जो इनकम है वो उसने अर्न की हो, इन केस ऑफ लीज जैसे हम कह सकते हैं हर परचेज। इनकम फ्रॉम एसेट इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन अंडर सेटलमेंट और एग्रीमेंट। कोई भी जो इनकम है वो ट्रांसफर की हो किसी सेटलमेंट या एग्रीमेंट की, जैसे कि लीज एग्रीमेंट होता है, ये होता है। इफ above condition are satisfied, the income from the asset would be taxable। जो भी इनकम अगर होती है, जो भी सेटिस्फाई करता है कंडीशन को, तो इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। इफ transfer the asset and keep the income for himself, then here the income shall be included in the income of transfer। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है। रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट सेक्शन 61 में ये आता है। तो रिवोकेबल ट्रांसफर बेसिकली means the transfer of asset, assume a right to reacquire the asset or income from such an asset, either whole or in a part, at the any time of future during the lifetime of transferee. It also include a transfer which gives a right to reassume power of the income from asset और asset during the lifetime of transfer। ठीक है, तो रिवोकेबल ट्रांसफर है कि जहां पर आपने किसी भी असेट्स को रीएक्वायर कर लिया हो या रीअज्यूम कर लिया हो, तो इस तरह के सिस्टम को हम रिवोकेबल ट्रांसफर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स कहलाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि वो पार्टिकुलर ईयर में जो है आपने ट्रांसफर विच गिव्स अ राइट टू रीअज्यूम द पावर ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये रीअज्यूम किया जाता है कि आप जो है इनकम जो है वहां से एसेट कर रहे हैं। वेयर अ पर्सन ट्रांसफर एनी एसेट टू एनी पर्सन विद द राइट टू रिवोक the transfer, all incomes occurring to the transferee from the asset shall be included in the total income of transfer। The income under revocable transfer of asset shall be included and in the income of transfers। ठीक है, जो भी इनकम रिवोकेबल है वो सब असेट्स की जो इनकम है वो आपकी ट्रांसफर के इनकम में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ओनली व्हेन अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम ट्रांसफर एसेट हैज बीन अप्लाइड फॉर द ट्रांसफर। जैसे कि कुछ एग्जांपल इसमें देख सकते हैं। सम एग्जांपल लाइक ऑफ देयर इज एन एक्सप्रेस क्लॉज ऑफ रिवोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, देयर इज सेल विद अ कंडीशन ऑफ रीपरचेज ऑफ ट्रांसफर। कंडीशन है कि हम सामान बेचने बाद में आपसे खरीद लेंगे, तो इस तरह की जो सेल है वो रिवोकेबल ट्रांसफर कहलाता है। If the transfer is not a trust and if the transfer can be revoked with the accounts of two or more beneficiaries, if the trustee is empowered in sole direction or revoke the transfers or 3 to do, and transfer has power to change the beneficiary of trustees, so all these things come under that revocable income।
देन द इनकम ऑफ स्पाउसेस, दिस इज अनदर प्रोविजन। इनकम ऑफ स्पाउसेस में अगर हम बात करें तो द फॉलोइंग इनकम्स ऑफ स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। ठीक है, स्पाउसेस की इनकम्स को भी टोटल इनकम में जोड़ा जा सकता है। कौन कौन सी है? फर्स्ट इज इनकम टू स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न इन विच सच इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, किसी बिजनेस या कंसर्न में कोई जो इंडिविजुअल है वहां पर कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उसका क्रिएट होता है, और वो सेक्शन 64(1) सबसेक्शन 2 ऑल सच इनकम्स आर अराइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द स्पाउस। ठीक है, जो भी इनकम्स है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्पाउस को मिल रही है। an individual by way of salary, commission, fee, any other remuneration, whether in case or kind, from a concern in which such individuals has substantial interest shall be included in the income of the individual। ठीक है, जो भी concerns इंटरेस्ट है वो सब इसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पर हो सकता है कि और वेयर द स्पाउस possesses the technical or professional qualification and the income is solely attributable to the application of his or her technical or professional knowledge and experiences, the income shall not be included in the income of spouse of the assessee। ठीक है, अगर कोई जो स्पाउस है उसकी टेक्निकल हैंड है, वो जॉब करते हैं, उसकी अपनी इनकम मानी जाएगी। अगर वो नहीं करते हैं, क्वालिफाइड नहीं है, तो उस तरह की डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी इनकम उसकी मानी जाती है तो फिर वो असेसी की टोटल इनकम में जुड़ जाएगी। सेकंड थिंग है इनकम टू स्पाउस फ्रॉम असेट ट्रांसफर। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 और 4 में जाता है, where any individual transfer directly or indirectly any asset, ठीक है, to the spouse, अपने स्पाउस को अगर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी एसेट्स को ट्रांसफर करता है तो द सच इनकम फ्रॉम सच एसेट्स शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर की इनकम में वो ऐड हो जाएगा। In order to attract the provision of this section, it is not necessary that the asset must have been transferred by the assessee to his spouse in the same form in which it stands at the time of income. Conversion of assets from one to another would be totally immaterial, and it is also not essential that the transfer must have taken place directly between the spouses. Exception है आपका, अगर हम बात करें तो अगर there are exceptions also there, transfer has received adequate consideration in the money or money worth। सबसे पहली चीज कि ट्रांसफर के जो consideration of money से यानी in terms of wealth होना चाहिए पैसे में। If the consideration was inadequate or proportionate, income shall be included in the income of transfer। ठीक है, अगर inadequate है तो उसकी इनकम में जुड़ जाएगा। Second thing है transfer has been made in the connection with the agreement to live apart। The separation can be either judicial or the voluntary, under the circumstances in which judicial separation can be granted। Third is income from the asset transfer shall not be included in the income from transfer after the death of the spouse। ठीक है, either transfer और transferee। डेथ ऑफ स्पाउस जो अगर हम बात करें तो हो जाती है तो उस केस में वो नहीं माना जाए। इनकम फ्रॉम asset transfer shall be included in the income of transfer only if the relationship as spouse exists of to date। ठीक है, उन पार्टिकुलर डेट्स में उसका रिलेशनशिप जो है स्पाउस का बना हो तभी आपको वो बेनिफिट मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओनली द डायरेक्ट इनकम including capital gain earned with the help of the transferred assets shall be included in the income of transfer। Any direct income to the transferee from transfer asset shall not be included in the income of transfer। ठीक है, तो फिर उसको डायरेक्ट इनकम वो आपकी ऐड नहीं होती है। Another provision is that the transfer or the immediate or deferred benefit of son's wife, ठीक है, यानी कि अपने बच्चे की भी वाइफ जो होती है, बेटे की भी वाइफ जो होगी, उसकी वाइफ का जो बेनिफिट्स है, अगर फॉर इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट्स को मिल रहा है, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 और 3 4 8 में जाता है, तो एनी इनकम अराइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन from asset transfer directly or indirectly after1st June 1973, otherwise than the adequate consideration to the person or association of person or by such individual shall, to the extent to which the income from such asset is the immediate or deferred benefit of his son or son's wife, be included in the computing the income टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल। ठीक है, उसके सन्स वाइफ की अगर कोई इनकम इस टाइप की डेफर्ड या डायरेक्टली इनकम उसको अराइज होती है तो इस इनकम को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, क्या है एक्सप्लेनेशन? फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 4th and 6
where the assets transfer directly or indirectly by individual to his spouse or son's wife. या तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने स्पाउस या सन्स वाइफ को अगर कोई भी प्रॉपर्टी एसेट्स को ट्रांसफर करता है, आर इन्वेस्टेड बाय द ट्रांसफर, कोई भी इन्वेस्ट किया था उसके हिसाब से, तो दैट मींस द एक्सप्लेनेशन रेफर्ड एज अ ट्रांसफर, उसको भी ट्रांसफर माना जाएगा. इन बिजनेस अगर हम करें, इन एनी बिजनेस केस में अगर जाए तो ये इंडिविजुअल है, बिजनेस केस. सच इन्वेस्टमेंट बीइंग नॉट बी अ नेचर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एज अ पार्टनर. लेकिन बिजनेस में एज ए पार्टनर अगर आप इसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो इन दैट केस मे बी बीइंग एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप इन अ फर्म. That partner part of the income arising out of the business to the transferee in any previous year, which bears all same proportion of the income of the transferee and from business as value of the asset aforesaid as on the first day of the provision, and year bears to the total investment in the business by the transferee as on said date. So all these things will be included. And the other thing is income to spouse through third person, section 64(1), section 7 में इसमें जाता है. Where a person transfer income asset directly or indirectly to a person, assuming a person trustee or body of trust, without adequate consideration of the immediate or deferred benefit of his or her spouse, all such income are arised directly or indirectly from the asset transferred shall be included in all the incomes of transfer. ठीक है, जो भी इनकम है उसकी ट्रांसफर की इनकम में वो जुड़ जाएगा. If income of portion is reserved for the benefit of spouse, या कोई portion जो है इनकम का वो benefit of spouse में जुड़ा है, कोई भी portion reserve है, तो portion is utilized for the benefit of others also. So only the portion reserved for the spouse shall be included in the income of transfer. Where trust was created by SSC, whether for the benefit of the SSC, his wife or trustee were authorized to carry the business. ठीक है, अगर वो ट्रस्ट क्रिएट किया गया है मदर एसएससी मदर के द्वारा, बेनिफिट ऑफ एसएससी बाय वो ट्रस्ट सबको उसका बेनिफिट मिल सकता है. इनकम फ्रॉम द बिजनेस हेल्ड टू बी इनकम ऑफ द ट्रस्ट, वो ट्रस्ट की इनकम होगी. देन द शेयर ऑफ वाइफ कुड नॉट बी एडेड, तो उस समय फिर जो शेयर होगा इनकम का वाइफ का वो उसमें एडेड नहीं होगा टू द इनकम ऑफ स्पाउस, बिकॉज द नाइदर ऑफ ट्रस्ट वाज क्रिएटेड बाय द एसएससी नॉर द बिजनेस डन इन द पार्टनरशिप. ना तो वो डायरेक्ट एसएससी के द्वारा किया गया, ना ही उसके पार्टनर के द्वारा किया गया. तो ये इसको हम कह सकते हैं. क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, अगर माइनर चाइल्ड है किसी का, उसकी इनकम को हम क्लब कर रहे हैं तो सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A में ये जाता है. ऑल इनकम विच अराइजेस और अकर्स टू द माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग अ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी ऑफ द नेचर एंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80U, इसको हम कहते हैं. अगर कोई माइनर चाइल्ड है वो डिसेबल भी नहीं है, शैल बी क्लब इन इनकम ऑफ हिज पेरेंट, तो उसकी इनकम को जो है वो पेरेंट की इनकम में जोड़ा जाएगा. However, any income which is derived by the minor and from manual work or from any activity involving the application of his talent or specified knowledge and experiences will not be included in income of his parent. ठीक है, अगर कोई भी जो मैनुअल वर्क है या उसके द्वारा कोई भी क्रिएटिविटी की जा रही है स्किल्स के द्वारा, तो उसमें जो भी इनकम उसको हो रही है वो भी जो विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ हिज पेरेंट. तो इस तरह की इनकम को जो है उसके पेरेंट की इनकम में नहीं जोड़ा जाता है. फर्दर इनकम ऑफ द माइनर शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम of that partner whose total income excluded income includable under this subsection is greater, where the marriage of minor's parents subsist. Otherwise, in income of minor will be includable in the income of that parent's income and who's maintained the minor child in irrelevant previous year. ठीक है, अगर relevant previous year में भी minor है उसकी income जो भी उसको हो रही है, तो all these incomes are included in the तो फर्दर अगर हम बात करें तो वंस द इनकम ऑफ माइनर इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एनी पेरेंट, वन पेरेंट अगर उसके पेरेंट में जुड़ गई है, द क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर विद द सेम पेरेंट विल बी कंटिन्यू. ठीक है, उसी पेरेंट के साथ फिर कंटिन्यू वो हर साल जुड़ती जाएगी सब्सिक्वेंटली ईयर टू ईयर, अनलेस द असेसिंग ऑफिसर is satisfied after giving the parent an opportunity of being heard here that it is necessary so to do. In case of income of individual included, any income of the minor child in terms of section 64(1)(a), such individual shall be entitled to exemption amount of such income of rupees 1,500, whichever is less.
ठीक है, इसमें एक एग्जामेशन दी गई है कि 1500 रुपीज जो है आपका, या जो भी इनकम है विच एवर इज लेस इज एग्जम्प्टेड। इनकम फ्रॉम द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी, सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 में जाता है। कन्वर्टेड प्रॉपर्टीज में जो भी इनकम होगी वो भी आपकी जो इनकम है वो भी क्लबिंग इनकम होगी। वेयर एनी इंडिविजुअल बीइंग ए मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली transfer is self acquired property on 31st after 31st December 1969 to the family for the common benefit of the family throwing it into the common stock of the family, transfer it directly or indirectly to the family otherwise than adequate consideration, such property is non convertible property। इस तरह से जब भी कोई इंडिविजुअल अपनी एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में अगर अपनी सेम पर्सनल प्रॉपर्टीज को बिजनेस में वो दे देता है, ट्रांसफर कर देता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली या उसको, तो उसको भी जो है कन्वर्टेड प्रॉपर्टी माना जाता है। तो इससे भी जो इनकम आपकी होगी, इनकम ड्राइव फ्रॉम दैट कन्वर्टेड प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ देयर शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफर। तो ट्रांसफर की जो जो इनकम है वो इस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी का पार्ट जो है वो जुड़ेगा। For this sections, property include any interest in property, movable or immovable of the proceeding sale thereof, and any money or invested for the time being representing the proceeding of sales and thereof, and where the property is converted into other property by way of method such other properties। So income from convertible spouse after the partition भी अगर हम बात करें तो where the converted property has been subject matter of the total and partition of the amongst the members of the family। So income derived from such converted property as is received by the spouse of the transfer on partition and shall be included in the income of individual also। So the income so included in the total income of the individual shall be included from total income of the family by spouse, or as case may be, income from above mentioned in the items was to be computed under the appropriate hands in the hands of the transferee। After that, it shall be included in the total income of transfer under the head of income from other sources। ठीक है, our income from house property transfer to spouse shall be computed under the head of income from house property of the not in the hands of transfer। तो ये देखना पड़ेगा आपको किस टाइप की चीजें हैं। देन लास्ट वन इज रिकवरी ऑफ टैक्सेस की अगर हम बात करें तो डुअल लायबिलिटी कई बार जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो डुअल लायबिलिटी फॉर टैक्स, द टैक्स ऑफ द इनकम of the other person which has been included in the income of assessee can either be recovered from the assessee or from the other person। ठीक है, assessee से रिकवर की जा सकती है, अदर पर्सन के से जो भी रिकवर किया जा सकता है। Liability of other person is limited to the portion of the tax levied on the assessee which is attributable to the income so included। His liability arises after the services of a notice of demand by assessing officer in his behalf, where any such asset is held jointly by more than one person, they shall be jointly and severally liable to the pay of tax which is attributable to the income from assets included। ठीक है, अगर jointly कोई इनकम है तो jointly इनकम को jointly taxable उसमें अलग अलग दिखाया जा सकता है पार्टीशन के हिसाब से और जो भी उसका शेयर होगा। So thank you very much, I hope you understand all these things।